आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी बसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, लाख की चूड़ियाँ श्री कामतानाथ द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कहानी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है। इसमें लेखक ने बदलते समय के साथ चीज़ों के परिवर्तन को भी दर्शाया है। इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहता है कि मैं जब सारे गांव में बदलू, मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर गोलियां बना कर देता था और गांव जाने पर सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास बहुत सारी गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो किसी भी बच्चे के पास नहीं होती थी। उसको देखकर सभी बच्चों का मन मोह लेता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसे मामा कहना चाहिए, मगर मैं उन्हें बदलू काका कहता हूँ, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उन्हें कहते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, उसमें पुराना नीम का एक वृक्ष लगा हुआ था। बदलू अपना काम किया करता था, वहीं भट्टी धधकती रहती थी और लाख लाख जो होता है एक पदार्थ होता है जिसको पिघलाकर चूड़ियाँ बनती हैं, तो वो उसको पिघलाता था और लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उससे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। बहुत 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जिससे पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों में चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता रहता था। पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। मतलब लाख जो होता है उसको पहले पिघलाते हैं, फिर उसको मतलब डिज़ाइन या आकार देते हैं मुंगेरियों के द्वारा, फिर उसमें रंग भरते हैं। तो इस तरीके से जो बदलू था वो भी लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू यह काम सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था जो बहुत पुरानी थी। बगल में उसके हुक्का रहता था, बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था और लला कहा करता और मेरे पूछते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। रोज़ वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। बेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो, मतलब इस तरीके से चूड़ियाँ बेलन में चढ़ाता था जैसे भी किसी की कलाई में चूड़ियाँ पड़ी हुई रहती हैं। बदलू एक मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वह मतलब उसके पिताजी भी मतलब कई पुश्तों से ये उसका पेशा था। क्यों? क्योंकि वो मनिहार था। मनिहार जो लोग जो होते हैं ना, वो चूड़ी का काम करते हैं। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब वो पैसे से चूड़ियों को नहीं बेचता था, बल्कि लोग अनाज के द्वारा, अनाज जो होता है ना, गेहूँ, चना, ज्वार, चावल, इनके द्वारा वो चूड़ियों को बेचता था। गांव में आजकल मतलब अधिकतर लोग पहले ऐसे ही करते थे, अनाज के बदले में सौदा लेना। वहाँ पे पहले पैसे रुपए नहीं चलते थे, तो वो भी ऐसे ही करता था, चूड़ियों को बेचता था, मगर उसके पैसे साथ में रुपए नहीं लेता था, बल्कि अनाज को लेता था। वस्तु विनिमय के द्वारा चूड़ियों को बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई इससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही है ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता। उसको यदि संसार में बदलू को भी किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो ये घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता, शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर क्या देता है पता है? शहर की बात है लला, यहाँ तो सभी कुछ होता है। यहाँ की औरतें अपने मर्द के हाथ में पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, फिर कलाइयाँ नाजुक होती हैं, इस चक्कर से उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए।
कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में मैं तो रोज़ ही यहाँ से 2-4 आम खाकर ही जाता हूँ। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं हमेशा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव की लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति माने याद पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर के लिए शांति रही, फिर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मछिया नजर आई, ना भट्टी। आजकल काम नहीं करते क्या काका, मैंने पूछा। काका ने उत्तर दिया, कई साल बंद हो गए। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन ही उगे ना बेटा, ना लला, आज सब कोई मशीन से ही काम करता है। खेत भी मशीन से जोतते जाते हैं। सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ और पैर माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ कट गए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी लगी। मैं देर तक सोचता रहा, फिर इस मशीन युग में हाथ कड़ी। कुछ देर तक शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दिया, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तो मैं आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए।
लेखक ये जानकर प्रसन्न था कि बदलू ने हार कभी नहीं मानी, आज भी लाख की चूड़ियाँ वो बना रहा है। तो इस तरीके से इस जो कहानी है, इस मतलब जो आपकी ये कहानी बताई गई है इसमें लाख की चूड़ी की, तो इस लाख की चूड़ी में जो लेखक ने बताया है कि सभी लोग अपनी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, मिलने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। बदलू को अपना परिचय दिया और उसने जो लाख की चूड़ियाँ बेचने का काम था, वो लाख की चूड़ियाँ के अवस्था के कारण वो लाख की चूड़ियाँ तो नहीं बेचता था, मगर उसने कभी भी इन सबसे हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा ही बना रहा, वो जो आसानी से कभी भी नहीं टूट सकता था। तो लाख की चूड़ियाँ का जो आशय है वो यही है कि आज के समाज में, आज के समय में जो बदलता हुआ परिवेश है, लोगों की जो सोच है, पहले लोग हाथ से अपने काम करते थे, एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी, है ना, लोगों को रोजगार मिलता था, मेहनत करते थे लोग, मगर आजकल मशीनी युग हो गया है, आज के समय में हर काम मशीन से होता है, अतः लोगों को बेरोजगार होना पड़ गया और मशीनों के द्वारा बनाए गए आकर्षक चीज़ें लोगों को लुभावती हैं, लोगों को लुभावनी लगती हैं, लोगों का मन मोह लेती हैं, अतः लोग आजकल हाथ की बनी हुई चीज़ों का कोई उपयोग नहीं करना चाहता, बल्कि मशीन के द्वारा बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं। अतः लाख की चूड़ियाँ भी लेखक ने मतलब उसने जो कारीगर था, बदलू मनिहार था, उसने बनाना बंद कर दी थी और वह मशीनों के द्वारा जो आजकल चूड़ियाँ बनती थी, लोग उसका अधिक उपयोग करने लगे थे, अतः उसने ये सब चीज़ें बनाना बंद कर दी थी। अतः मगर उसने हार कभी भी नहीं मानी, क्योंकि उसने कभी भी कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, वो हमेशा लाख की चूड़ियाँ ही बनाता रह गया। तो आप इस पाठ को पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।